डॉक्टर अनीता पांडे, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, साकेत ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। साकेत महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिन्होंने कोरोना महामारी में ऐसी मुहिम चलाई है कि जिससे हमारे महाविद्यालय के छात्र तो लाभान्वित हों ही, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के छात्र छात्राएं लाभान्वित हों, इसलिए इस ऑनलाइन क्लासेज को चलाया गया है। तो आज हम आपको मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में अवगत कराते हैं। आइए देखते हैं मनु के राजनीतिक विचार। मनु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मनु प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं, लेकिन मनु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मनु को प्राचीन राजनीतिक विचारक कैसे कहा गया? मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। मनु शब्द की उत्पत्ति मनन शब्द से हुई है। ऐसा माना जाता है कि मनु को स्वयं ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था और मनु आदि पुरुष है। मनु का ऋग्वेद में और प्राचीन काल में वेदों में भी मनु का वर्णन मिलता है। मनु को आदि पुरुष और धर्मशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनु से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ या उद्भव हुआ। मनु से ही मानव, राक्षस या जो भी धरती पर हैं, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में कि मनु से ही मानव जाति का आविष्कार हुआ। मनु को स्वयं ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था और मनु की महत्वपूर्ण रचना है मनु स्मृति। किंवदंती हम यह कह नहीं सकते कि मनु को मनुष्य या मानव जाति की उत्पत्ति मनु से हुई थी, लेकिन उनकी जो मनु स्मृति है, उनकी रचना है, उससे यह प्रमाणित होता है कि मनु से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई और स्वयं ईश्वर ने मनु को राजा बनाकर पृथ्वी पर भेजा था। और मनु ऐसे राजा थे जो अष्टांगिक थे, 8 देवताओं से युक्त थे। उनके आदेशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो भी पॉलिटिकल साइंस के छात्र या छात्राएं हैं, उन सबको पता है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत शक्ति सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और डेवलपमेंट या विकासवादी सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो सिद्धांत कई हैं। इस समय वर्तमान समय में विकासवादी सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत भी माना जाता है। लेकिन मनु किसको मानते हैं? मनु सबसे पहले राजा थे। मनु ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को माना। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कभी कभी क्वेश्चन पीसीएस में भी आता है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है, जिसको मनु ने भी माना है। और मनु ईश्वर द्वारा भेजे गए पहले राजा थे। राज्य के उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति क्या थी? राज्य के उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति ऐसी ही थी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। भयावह थी, अराजकता थी, कोई निर्णय करने वाला नहीं था। इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं मनु को राजा बनाकर धरती पर भेजा। उसके बाद दैवी उत्पत्ति, अभी हमने आपको बताया कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मनु के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। राजा की स्थिति क्या थी? राजा की स्थिति क्या थी? राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का पालन करे, अपने राष्ट्र की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे। राजा को उस समय ऐसा ही माना जाता था जो अपने पास कुछ भी ना रखे। राजा की स्थिति ऐसे थी जैसे आम जनता, वो अपने पास कुछ नहीं रखता था। सर्वस्व और जो कुछ भी था वो जनता के लिए ही होता था। राजा का स्वरूप।
हमने अभी आपको बताया कि मनु ईश्वर द्वारा भेजे गए पृथ्वी पर पहले राजा थे और वो ऐसे थे जो 8 देवताओं से युक्त थे, अष्टांगिक थे। उनके अंदर 8 देवताओं के गुण थे, इसलिए वो ईश्वर से भी बड़े थे। उनकी बातों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था और राजा का उद्देश्य और कार्य वही है कि प्रजा का पालन करे, अपने राष्ट्र की रक्षा करे और जनता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। आप जानते हैं कि मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, जैसे हाथ, नाक, कान, आँख। अगर हम एक अंग को शरीर से निकाल दें तो हमारा संपूर्ण शरीर या हमारा शरीर शायद पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं होगा। उसी तरह मनु ने राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, सावयव सिद्धांत को उन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा है, जिसके 7 तत्व: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी का तात्पर्य है राजा। राजा कौन था उस समय? स्वयं मनु थे। मनु को स्वयं ईश्वर ने राजा बना करके भेजा था। तो सप्तांग सिद्धांत में सबसे पहला स्थान राजा का या स्वामी का था और दूसरा है मंत्री। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अकेले संपादित नहीं कर सकता, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है। उसी समय जब राजतंत्र था तब भी मंत्रिपरिषद थी। जब राजतंत्र था उस समय भी मंत्रिपरिषद थी। मोटवानी ने कहा था उस समय मनु के मंत्रिपरिषद में 7 या 8 मंत्री हो सकते थे। उस समय भी मंत्रिपरिषद और गुप्तचरों की व्यवस्था होती थी। अमात्य, जो अमात्य शब्द, मनु ने जो अमात्य शब्द प्रयोग किया है उसका तात्पर्य है मंत्री। अमात्य जो है वो है मंत्री। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जनपद। उसके बाद आता है जनपद आप देखते हैं कि इस समय वर्तमान समय में भारत की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो राजा भी अपना जनपद ऐसी जगह बनाता था जो सुरक्षित हो, जो चारों तरफ से या हर तरह से सुरक्षित हो, उस जगह वो जनपद बनाता था। उसके बाद है चौथा दुर्ग। दुर्ग का तात्पर्य है किला। दुर्ग का तात्पर्य है किला। वर्तमान समय में भी आप लोग राजा का किला देखे होंगे। यहीं अभी प्रतापगढ़ सिटी में ही आप देखिए तो किला है, लेकिन उन सब को अथॉरिटी प्राप्त नहीं है क्योंकि अब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, प्राचीन भारत में नहीं। तो दुर्ग का तात्पर्य है किला। राजा अपना दुर्ग कहाँ बनाता था? जो जल, पर्वत, पानी, जलवायु, जो सारी सुविधाओं से जहाँ युक्त हो और जहाँ पर कोई भी शत्रु आक्रमण न करे, वहाँ पर वह किला बनाता था या दुर्ग बनाता था। अगला टॉपिक है कोष। बिना धन के कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में भी टैक्स लिया जाता है, कर लगाया जाता है। उस समय राजतंत्र था। राजतंत्र में भी जो उत्पादन करता थे उनमें 10वां भाग उत्पादन का कर लगाया जाता था और वो कर कोष में जमा किया जाता था। लेकिन राजा उस कोष को अपने लिए नहीं खर्च करता था। राजा उस कोष को अपने लिए खर्च नहीं करता था, वो जनता के कल्याण के लिए उस कोष को खर्च करता था। ये 5वां पॉइंट है सप्तांग सिद्धांत का। उसके बाद है 6ठा पॉइंट दंड। वर्तमान समय में भी 3 अंग है शासन के: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जो ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए उन्हें दंडित करती है। तो उस समय राजतंत्र में दंड का विधान था और दंड कौन देता था? उस समय दंड राजा देता था। उस समय न्यायपालिका भी राजा के हाथ में ही होती थी।
जो भी गलत कार्य करते थे उन्हें राजा के द्वारा ही दंडित किया जाता था। 7वां टॉपिक है मित्र। मित्र का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हम और किसी और से दोस्ती कर लें, ये ऐसा नहीं है। मित्र हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी में हम दूसरे राष्ट्र से कैसे संबंध रखते हैं, उससे हमारी कैसी मित्रता है। यहाँ पर मित्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हम विदेश नीति में जिस तरह से अभी आप ले लीजिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी या भारत या अमेरिका की मित्रता कैसी, उसी समय राजतंत्रात्मक शासन में भी राजा अगले राजा से या अन्य राष्ट्र जो अन्य प्रांत थे उन राजाओं से किस तरह से व्यवहार करता था, इससे हमारा मित्रता मतलब उसकी कैसी मित्रता थी, इसका मतलब है ये मित्र मतलब ऐसा कहा जाता है कि मित्र से बड़ा कोई नहीं होता, मित्र से बड़ा कोई नहीं होता। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में या विदेश नीति के संबंध में वो किससे मित्रता रखता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का सबसे लास्ट टॉपिक है मित्र और मित्र से बड़ा कोई नहीं होता और वो अन्य राष्ट्रों से कैसे संबंध रखता है, ये मित्रता पर आश्रित था। उसके बाद हम आते हैं मंत्रिपरिषद पर। अभी तो हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहाँ पर मंत्रिपरिषद है जो सब जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या था, क्योंकि मनु ही प्राचीन काल के जनक हैं, आदि पुरुष हैं, उन्हीं से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। तो मंत्रिपरिषद उस समय हमने आपको बताया कि मोटवानी ने कहा था कि मंत्रिपरिषद में 7 या 8 मंत्री होते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकता। उस समय भी मंत्रिपरिषद और गुप्तचर की व्यवस्था थी। उसके बारे में उन्होंने 2 तरह के सिद्धांत दिए हैं, मंडल सिद्धांत, हार्डवुड सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में उन्होंने कहा है मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु, ये 4 प्रकार के उन्होंने मंडल सिद्धांत में बताए हैं, मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु। तो विजिगीषु क्या है? विजिगीषु का तात्पर्य है जो राजा विजय की इच्छा रखता हो, जो राजा विजय की इच्छा रखता हो उसे विजिगीषु राजा कहते हैं। आप जानते हैं कि जो पड़ोसी राज्य होते हैं ज़्यादातर वो शत्रु होते हैं। जो विजिगीषु राज्य वो होता है जो विजय की इच्छा रखता है और उससे सटा जो पड़ोसी राज्य होता है वो उसका शत्रु होता है, और उसके बाद जो होता है वो उसका मित्र होता है, उसके बाद जो होता है और वो जो है उदासीन का शत्रु होता है। उसके बाद आता है खाटगुड्य नीति। खाटगुड्य नीति दूसरा, जिस पर उन्होंने 6 प्रकार की, ये भी विदेश नीति ही है। खाटगुड्य नीति जो है वो भी विदेश नीति है। उन्होंने 6 प्रकार की विदेश नीति का प्रतिपादन किया है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दैधी भाव। संधि क्या है आप जानते होंगे, समानार्थी संधि और असमानार्थी संधि। समानार्थी मतलब हम जब एक दूसरे से मेल कर लेते हैं, और जब हम जैसे कि विद्याधन आलय को हमने विद्यालय कर दिया, वो समानार्थी हो गया। लेकिन इसमें संधि वही संधि है जैसे कि हम किसी राष्ट्र से समझौता करते हैं, किसी राष्ट्र से जब हम समझौता कर लेते हैं तो वो संधि है। उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग कर लेना, मतलब अलग कर लेना। हम जब जानते हैं कि जिस राष्ट्र से या जिससे युद्ध हो रहा है हम उससे कमज़ोर हैं या हम उससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन हम उसका साथ नहीं देंगे, हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो होता है विग्रह। उसके बाद है यान। यान का तात्पर्य है, चूँकि हम विदेश नीति पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम विदेश नीति पढ़ रहे हैं। यान का तात्पर्य है संपूर्ण तैयारी के साथ किसी के ऊपर चढ़ाई करना, शत्रु राष्ट्र के ऊपर। यान का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी अभियान या पूर्ण तैयारी से शत्रु के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उसे यान कहा जाता है। चौथा है आसन।
चौथा है आसन, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई राजा, सामने वाला बलवान है और हम कमज़ोर हैं राजा बलवान है और हम कमज़ोर हैं, हमारे मित्र राष्ट्र भी नहीं है कि हमको साथ दे दे, तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए आसन मतलब चुपचाप बैठ जाते हैं, ना तो किसी का साथ देते हैं ना युद्ध करते हैं, हम अपना शांति से कुछ देर के लिए शांत रहते हैं। संश्रय, अगला पॉइंट है 5वां, संश्रय। अगर हमको किसी राष्ट्र से युद्ध करना है तो अगर हमको संशय होता है कि वो हमसे ज़्यादा बलशाली है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी मित्र राष्ट्र को या अपने सेनाओं को बांट लेते हैं, अपनी सेनाओं को अलग अलग तरीके से बांट करके युद्ध करते हैं। ये 5वां टॉपिक है संश्रय। ये छठा है दैधी भाव। दैधी भाव का तात्पर्य है हम दोहरी नीति को अपनाते हैं, हम सेना को 2 भागों में बांट देते हैं। दैधी भाव का तात्पर्य हम सेना को दोहरी या 2 भागों में बांट देते हैं, एक तरफ अलग से लगाते हैं, एक तरफ सेना कहाँ है उसका किसी को पता नहीं होता है, उसे हम दैधी भाव कहते हैं। तो ये है मनु की 60 गुण नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दैधी भाव। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।